आप लोगों को मेटल नॉन मेटल में जो आज थर्ड लेक्चर है इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मेटल और नॉन मेटल जो होते हैं इनके बीच में एक जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन आयनिक बॉन्ड को समझने से पहले क्यों ना नॉन मेटल के बारे में भी सीख लिया जाए, क्योंकि मेटल के बारे में तो मैंने बहुत कुछ बताया, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताया, तो नॉन मेटल के बारे में भी जानना चाहिए ही चाहिए। नॉन मेटल जो होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, उनकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ज्यादातर वो अपोजिट होते हैं किसके, वो अपोजिट होते हैं मेरा प्यारा बच्चा मेटल्स के। मेटल के लगभग अपोजिट होती है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। देखते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल इन नेचर। मतलब ज्यादातर देखा गया कि ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। वो ब्रिटल का मतलब भुरभुरे, जिन पे चोट पहुंचाओ तो तुरंत टूट जाते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आगे चल के आएगी तो ज्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी में, आज ही की क्लास में। नॉन मेटल जो होते थे वो डक्टाइल नहीं होते हैं। हमको कोई बताएगा डक्टाइल का क्या मतलब होता था? मैंने ये पढ़ाया था, डक्टाइल का मतलब क्या होता था? मतलब हाँ ठीक है, ड्रॉन इनटू वायर्स। मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं उन नॉन मेटल के कैन नॉट ड्रॉन इनटू द वायर्स, हम उनके वायर नहीं बना सकते हैं। कैन नॉट फॉर्म द वायर्स, हम वायर नहीं बना सकते हैं नॉन मेटल के। तो हमें बहुत प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग प्रॉपर्टी जानते हो। बस इसमें क्या है कि नॉट आ जाएगा। मेटल जहां पे गुड कंडक्टर होते थे, ये बैड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बस एक्सेप्शंस पे जरूर ध्यान देना। देखो 10th क्लास में जब पेपर को थोड़ा घुमाया जाता है तो वो लोग डायरेक्ट ना पूछ के एक्सेप्शंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वो एक्सेप्शनल चीजें ज्यादा पूछते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स में थोड़ा एक्सेप्शन ध्यान दीजिए। क्या है, जनरली नॉन मेटल तो होते हैं क्या, बैड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ना तो हीट को प्रॉपर कंडक्ट करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो एक एक्सेप्शन केस है। वो क्यों भैया ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है? ग्रेफाइट एक्सेप्शन केस है क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा ऐसा क्यों, हो सकता है बच्चों को मन में आया कुछ ऐसा क्यों। कार्बोनेट्स कंपाउंड में इसको सिखाया जाएगा, लेकिन तभी मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जब तुम आगे चल के पढ़ोगे कि जो ग्रेफाइट जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें, ये कार्बन की ही एक फॉर्म होती है जिसको ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो कहाँ होगा, जो पेंसिल की लेड होती है आगे का जो पॉइंट होता है वो मेरा प्यारा बच्चा लेड से बना होता है। तो ग्रेफाइट का अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये ऐसे बिल्कुल क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, इस तरीके से कई सारी लेयर्स होती हैं। मतलब ये केवल सिंगल लेयर नहीं होती, ऐसी कई सारी लेयर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिलहाल हम ये नहीं बताने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे थे कि यहाँ पर ये जो कार्बन तुम देख रहे हो, कार्बन दिख नहीं रहा है, ये जो कॉर्नर है ये कार्बन होता है। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर आप चाहे वैलेंसी निकाल के देख लो, ये तो 9th का पार्ट था, 9th में पढ़ा था कि भाई कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो ये 3 तरफ से बॉन्ड बना रहा है और एक तरफ से बॉन्ड नहीं बना रहा है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो खाली होगा। जो इलेक्ट्रॉन खाली है इसी को हम लोग देखो क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी जो नॉन मेटल होता है, जो भी अपने सराउंडिंग में कुछ भी तुम नॉन मेटल देखो, ठीक, सारे नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर जो भी देखते हो, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट को भी नहीं कंडक्ट करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और वो क्यों गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन फ्री है वो मैंने बेटा, वो तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है ना भाई। जैसे अगर तुम्हारे बहुत सारे काम हैं, अब बहुत सारे काम का मतलब जैसे तुम्हारा काम पढ़ना भी है, बहुत सारे काम है, तुम बाकी काम करते हो पढ़ने के अलावा, कोई पढ़ना ही वाले काम नहीं करते हो खाली, तो तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा मन नहीं है। तो वैसे उस एलिमेंट का भी मन नहीं है भाई, उसको खुशी इसमें हो रही है कि भाई तीन बॉन्ड बना के वो खुद को स्टेबल महसूस कर रहा है, वो 3 बॉन्ड बना के भी वो स्ट्रक्चरल वे में जस्टिफाई कर रहा है। यूनिवर्स में जो नियम बनता है तो उसका अपोजिट भी होता है, नहीं समझ रहे हो भाई। अगर हमें कोई नियम बना देते हैं, हमने कहा भाई तुमको इस रोड पे इस ट्रैक पे चलना है, लेकिन सम हाउ कुछ पर्सन तो निकल ही ऐसे आएंगे जो उस नियम को नहीं फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और जो नियम हम बनाते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई यथार्थ सत्य नहीं है कि नहीं यही सत्य है, इसके अलावा हो सकता है जो हम पढ़ रहे हो आगे चल के पता चले कि ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। देखिए ये फीलिंग कई बच्चों के मन में हमेशा आती रहेगी, क्योंकि जब हम पढ़ाते रहा करेंगे बार बार ये क्वेश्चन आपके मन में ना आए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि ज्यादातर ये लोग ये करते हैं और ये लोग एक्सेप्शनली ये करते हैं, ठीक। तो पहले वो एक्सेप्शन क्यों आया, तो अगर कोई नियम बिल्कुल सही है तो कोई एक्सेप्शन उसका नहीं होना चाहिए फिर,
फिर उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई नियम बिल्कुल सही नहीं है तभी तो एक्सेप्शन बन रहे हैं, और एक्सेप्शन के पीछे का थोड़ा बहुत वो रीजन जस्टिफाई कर देते हैं। यही रीजन जस्टिफाई कर दिया कि इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ये क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि वो 3 तरफ से बॉन्ड बनाया और एक तरफ से बॉन्ड नहीं बनाया, वो उसकी स्टेबिलिटी को लेकर डिसाइड हो रहा है। अब आपको सारी स्टेबिलिटी के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा वो दूसरा प्लेनर मतलब नॉर्मल बॉन्ड की जगह पर प्लेनर फॉर्म में बॉन्ड बना रहा है। तो कभी कभी स्टेबिलिटी के जो मायने हैं उनको दूसरे तरीके से भी कंप्लीट किया जा सकता है और पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे ध्यान दीजिए। हमने ये देखा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। डक्टाइल ना होने का मतलब उनके वायर नहीं खींचे जा सकते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट को कंडक्ट कर सकते हैं। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है प्रॉपरली। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल जो होते हैं दे आर नॉट लस्टियस, मतलब ये चमकते नहीं, शाइनिंग नहीं करते हैं। अब इनमें भी एक्सेप्शन है, ये शाइनिंग नहीं कर सकते हैं, ये शाइनिंग करते नहीं है तो कैन नॉट बी पॉलिश्ड, इनको पॉलिशिंग में यूज भी नहीं करते हैं एंड सो ऑन, मतलब ये चमकने वाले नहीं होते हैं। अब चमकने वाले ये नहीं होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है? जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन, ये दो एक्सेप्शन केस हैं। अब तुम कभी ग्रेफाइट की पेंसिल देखो तो देखो तुमको स्मूथ दिखेगी, थोड़ी सी मतलब शाइनिंग टाइप की दिखेगी। वैसे ही जो आयोडीन होता है ये भी नॉन मेटल है, ये भी थोड़ा शाइनिंग रखता है। तो तुम्हें बेसिक रूल के साथ साथ एक्सेप्शन पे उससे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब क्वेश्चन फंसाया जाएगा क्लास 10th में तो एक्सेप्शन पूछ के ही फंसाया जाएगा। नेक्स्ट, नॉन मेटल जो होते हैं वो तुमको तीनों मिल जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, रूम टेम्परेचर पे। तुम्हें रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में मिल सकता है। मेटल जनरली नहीं मिलते रूम टेम्परेचर पे। मेटल जो होते हैं वो तुम्हें सॉलिड में मिलते हैं, बस एक छोड़ के ब्रोमीन को, ब्रोमीन लिक्विड में मिलता है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो तुमको जनरली तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं। अगला देखो, नॉन मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स में क्या पढ़ाया था? हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन क्या है? जैसे डायमंड। अभी तुमको डायमंड के बारे में ज्यादा जानकारी कहां मिलेगी? कार्बोनेट्स कंपाउंड में, क्योंकि डायमंड कार्बन का बनता है। तो कार्बन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो प्रॉपर पढ़ोगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर है, क्या क्या और प्रॉपर्टी है, सब कुछ। लेकिन इतना तो तुम जानते ही होगे कि डायमंड हार्डेस्ट होता है। ये तो तुम सुना ही होगा तुमने कि डायमंड से कटिंग की जाती है। जब नॉर्मल कटिंग किसी से ना हो तो डायमंड से ही कटिंग करते हैं हम लोग। तो डायमंड जो होता है वो एज अ कटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। तो डायमंड हार्डेस्ट होता है। तो मतलब नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं। जनरली बोला मैंने, जनरली का मतलब 90% से ज्यादातर जो अधिकतर लोग, तो अधिकतर नियम, अधिकतर जनरली क्या होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कौन है मेरा प्यारा बच्चा? डायमंड हो गया। अगला देखो, नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये सारे जितने तुम रूल पढ़ रहे हो सब मेटल से अपोजिट है। मेटल में सब इसका उल्टा होता था, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। नॉन मेटल जो होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, जबकि जो मेटल होते थे उनकी डेंसिटी ज्यादा होती थी। लेकिन इनमें भी एक्सेप्शन केस है। कौन? आयोडीन। आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, जितना आपको पॉइंट याद रखना है उससे ज्यादा एक्सेप्शन याद रखना है। लगभग लगभग तुम देख रहे हो कि 4-5 पॉइंट में एक्सेप्शन आ गए हैं। अब एक बार मैं सारे पॉइंट को जल्दी से बताता हूं। मेटल जो होते हैं, मेटल वो मैलिएबल होते थे, सीट में बनाए जा सकते थे। लेकिन नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं। मेटल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का होता है, लेकिन नॉन मेटल नहीं होता है। एक्सेप्शन बाद में याद करना। मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वो हर फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन नॉन मेटल का क्या होता है? कम होता है। मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी, मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है मेरा प्यारा बच्चा? कम होती है। ये इतनी चीज आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चीज को भूलिएगा नहीं कतई। क्लियर है? अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गया, आपको डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर जो फिफ्थ वाला था सर, तो फिर सर लिखा था कि graphite electropic form of carbon है, नहीं सर सही है सर, except diamond and electropic form of non-metal carbon is the hardest natural substance known। सर ये समझ में आया सिक्स्थ वाला। अरे समझ में क्यों नहीं आया? सब पूरी कहानी खत्म कर दिया तुमको, अब समझ में नहीं आया? हमने कहा कि कार्बन की कौन कौन सी इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है? डायमंड है, ग्रेफाइट है। तो वही तो कह रहा है कि डायमंड जो है
वो कार्बन की कौन सी है, नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल जो कार्बन है, डायमंड उसका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, और डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब अभी तक जितने एलिमेंट पाए गए हैं उनमें से सबसे हार्डेस्ट है। ये तो एक हिंदी में कन्वर्जन है यार। ओके सर। अब ये तो मैं ये सोच के नहीं बताता हूँ कि तुम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड में तो पढ़ते नहीं हो शायद, लेकिन हमें लगता था कि केवल मेरी इंग्लिश कमजोर है। अब लग रहा है कि मुझे धीरे धीरे विश्वास हो रहा है कि ऐसा नहीं होता है, किसी को नहीं आता कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद अगला देखो, हाउ मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। अब देखो अच्छा पॉइंट स्टार्ट हुआ है, यहां सब ध्यान दीजिएगा। ठीक, नॉन मेटल के बारे में तो बेसिक प्रॉपर्टी तुमने समझ लिया। अब यहां पर देखो कि जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, सुनिएगा। लेकिन मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट कैसे करता है, उस कहानी पे जाने से पहले तुम्हें गुजरना पड़ेगा एक नियम से जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मैं ऑक्टेट रूल बता भी चुका हूं इससे पहले, क्योंकि बीच में यूज पड़ गया था इसलिए बताना पड़ा मुझे। ऑक्टेट का मतलब नाम से पता चला, ऑक्ट का मतलब 8, तो 8 से रिलेटेड कोई रूल है, ऑक्ट मींस 8 से रिलेटेड रूल है। ये रूल कहता है, ये रूल दिया किसने था, जीएन लुइस एंड कॉसल, इसको मैं लुइस एंड कॉसल रूल भी कहता हूं, लुइस एंड कॉसल रूल। तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम, कोई भी एटम है जिसका आउटर मोस्ट सेल जो होता है, अगर उस आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो केवल तभी स्टेबल माना जाएगा। फिर से सुनिएगा, नियम ये कह रहा है कि कोई भी एटम और एलिमेंट तब स्टेबल माना जाएगा जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात बोला भी गया था। ये क्यों नियम बना, ये नियम बना था इनको देख के, जैसे नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इनका सबका जब कॉन्फ़िगरेशन किया जा रहा था तो इनके आउटर मोस्ट में कितने आ रहे थे, 8 आ रहे थे इलेक्ट्रॉन। तो 8 आने से उन्होंने ये भी देखा कि ये किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये भी देखा कि दे डोंट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं मींस स्टेबल। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो क्या है मेरा प्यारा बच्चा, स्टेबल है। वो क्या है, दे आर स्टेबल, वो स्टेबल इन नेचर है। क्लियर हो गया। उसी से ये नियम बना दिया गया, जिस नियम को एक नाम दिया गया ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम और एलिमेंट तब स्टेबल होगा, सुनना, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि कोई भी एटम और एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। इस नियम को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। लेकिन आप पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, तो लिमिटेशन से आपका जो वास्ता है वो खत्म नहीं होने वाला। तो चलिए इसकी एक लिमिटेशन भी देख लेते हैं। यहां लिमिटेशन में 2 एलिमेंट आ जाते हैं, कौन, हाइड्रोजन और हीलियम। इनको 8 नहीं चाहिए, ये 2 से ही जस्टिफाई है, एक्सेप्शनली 2 से ही जस्टिफाई हो जाते हैं वो लोग। अब एक्सेप्शनली 2 से ही जस्टिफाई हो गए, इस नियम को हम क्या बोलते हैं, डुप्लेट। मतलब इनको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनको स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इनका काम इसी से चल जाता है और इनके लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन यही है। यहां से 2 पॉइंट अच्छे से बैठा लीजिए, पहले ध्यान दीजिए, 2 पॉइंट अच्छे से सभी लोग बैठा लीजिए। ऑक्टेट का नियम यह कहता है कि हर एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 2 एटम ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनली इस रूल को नहीं मानते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। वो इस नियम को ना मानते हुए वो 2 पर ही स्टेबल हो जाते हैं। अब कई सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर ऐसा क्यों, तो इनके पीछे कोई रीजन नहीं है, वो 2 से स्टेबल है, ये ऑब्जर्वेशन में देखा गया। अभी आप बहुत सारे मॉलिक्यूल देखोगे जो ऑक्टेट के नियम को नहीं फॉलो करते, जो ऑक्टेट का नियम ही नहीं मानते, नहीं मानेंगे जाओ। वो अभी आपके सिलेबस में नहीं मैं पढ़ाता, वो क्लास 11th में है, केमिकल बॉन्डिंग, वहां एक टॉपिक है, चैप्टर है पूरा। तो वहां पर आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे कि ऑक्टेट रूल के जो लिमिटेशंस हैं, कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं, तो आपको 6-7 लिमिटेशन बताएंगे। उसमें तुम बहुत सारे कंपाउंड ऐसे देखोगे जो ऑक्टेट के नियम को नहीं मानते हैं। तो हम ये इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है। अभी बस ये दिमाग में लाओ कि ऑक्टेट का नियम ये कहता है कि स्टेबल होने के लिए जनरली लोगों को करना क्या चाहिए कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ पे वो नियम नहीं फॉलो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, उनके लिए ये नियम नहीं है। तो ये कुछ रूल्स बने हैं, उन रूल्स को उसी तरीके से अडॉप्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो एक बार रूल बना है उसको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑक्टेट रूल को समझ लेने के बाद कोई भी एटम
तुमने ये सीखा कि कोई भी अगर एटम है मेरे सामने, जैसे ए है, अब ए कोई एटम है, इसके आउटर मोस्ट में हमने कहा माना 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द आउटर मोस्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट सेल इफ देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन आर देयर, ठीक। तो अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, स्टेबल होने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन वो गेन करे, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 5 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो तब भी देखो फिर आउटर मोस्ट ये बचेगा, फिर इसमें 8 हो जाएंगे। या तो वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले। मतलब जनरली क्या होता है कि एटम जो होते हैं उनको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 लाने के लिए, 8 लाने का मतलब इनर्ट गैस बनाना। इनर्ट गैस जो होते हैं, जो ये नहीं थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, हाँ नोबल गैस, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे थे, ये नोबल गैस कहलाते हैं। इन्हीं को हम एक नाम और देते हैं, इनको हम इनर्ट गैस कहते हैं। इन्हीं को हम एक नाम और देते हैं, इन्हीं को रेयरर गैस कहते हैं। तो कहा गया कि इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, मतलब इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 3 काम करने पड़ते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, या तो गेन करना पड़ता है, या तो शेयर करना पड़ेगा। या तो लूज करे, या तो गेन करे, या तो शेयर करे, 3 ऑप्शन है। नियम क्या कह रहा है कि भाई स्टेबल तब होगा जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए सराउंडिंग में। ऑक्टेट का नियम कह रहा है सराउंडिंग में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब स्टेबल होगा। और उसको पाने के लिए या तो वो लूज करे, या तो गेन करे, या तो शेयर करे, 3 ऑप्शन होते हैं। यहां पर उसी कॉन्सेप्ट की बेसिस पे अब पहला बॉन्ड बन के निकल के आया। ये जो बॉन्ड है ये तुम लोगों को पढ़ना है। कौन सा बॉन्ड? इस बॉन्ड को हम कहते हैं किस नाम से? आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, या फिर हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, आयनिक बॉन्ड की कोई डिफिनेशन पूछे, इफ समवन आस्क व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, मुझे आयनिक बॉन्ड की डिफिनेशन बताओ जरा, समझाओ क्या होता है आयनिक बॉन्ड। तो कहोगे कि आयनिक बॉन्ड एक अट्रैक्शन फोर्स है। बॉन्ड का मतलब ही होता है अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड का मतलब वो नहीं कि जेम्स बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स है। एक अट्रैक्शन फोर्स, भाई कोई भी मॉलिक्यूल तुम ले लो, चाहे वाटर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, इनके जो एटम है वो आपस में जुड़े हैं ना, दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाय सम फोर्स। उसी फोर्स को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब ये होता है। तो चाहे वो बॉन्ड जैसा हो, बॉन्ड का मतलब है ही नाम अट्रैक्शन फोर्स। तो ये एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो किसके बीच में लगता है? मेटालिक कैटायन और नॉन मेटालिक एनायन। अब इस बात का क्या मतलब है? थोड़ा समझ नहीं पाया, थोड़ा समझाइए जरा सर इसको। इसमें होता क्या है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आओ, फिर हम बैक में आएंगे। देखो एक एग्जांपल के थ्रू देखो, जैसे एग्जांपल हमने यहां पर लिया सोडियम क्लोराइड, ठीक, सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया। सबसे पहले सोडियम जो कि एक मेटल है, देखिए सोडियम जो कि एक मेटल है, मेटल का एक नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनको कहते क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना क्या देगा? Na+ बना देगा। कई बच्चों के मन में आएगा कि भाई क्यों लूज करेगा? देखो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 2,8,1। सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? 9th में पढ़ रखा है आपने, नहीं सीखा है तो 9th के लेक्चर देखिए। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 है तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,8,1। तो ये हर समय क्या चाहेगा यार, कैसे भी हम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, लेकिन ये नहीं कि अपने आप लूज कर देगा, कोई गेन करने के लिए होना चाहिए तभी लूज करेगा ये, ठीक। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, भाई इसने एक इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर क्या कर दिया? लूज कर दिया। तो अब इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। मतलब तुमसे अगर कोई पूछे ना प्यारा बेटा कि कोई इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है, क्यों गेन करता है, क्यों शेयर करता है, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे? फॉर गेटिंग स्टेबिलिटी। अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए ही वो लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है। तो उसने देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना दिया? कैटायन बना दिया। और सोडियम ने बनाया है, सोडियम था क्या? मेटल। इसको कहते क्या? आपने आयंस पढ़े होंगे, आयंस आपने 2 तरीके के पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा कैटायन, एक पढ़ा होगा एनायन। कैटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एनायन जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं, निगेटिव चार्ज स्पीसीज। अब इसको क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं सोडियम मेटल आयन? मैं बिल्कुल कह सकता हूं मेटल आयन, मेटल कैटायन भी कह सकता हूं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि ये कैटायन किसका है? मेटल का है, तो इसको मेटल कैटायन कह सकते हैं।
तो कोई भी बॉन्ड बनता कैसे, कुछ ऐसे बनता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पे क्या हुआ, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किए, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन। स्टेप नंबर 2, जो नॉन मेटल था क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 17, कन्फिग्रेशन करो 2,8,7। अब भैया उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, गेन कर लेगा, बना क्या देगा Cl-। जैसे गेन करेगा, अच्छा क्यों किया, क्योंकि गेन करने से उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये भी तो चाह रहा था कि यार हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, खुश था। तो आउटर मोस्ट में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, देखो 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए। तो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो क्या बन गया, देखो Cl-। और ये था क्या, ये एक नॉन मेटल था, और नॉन मेटल ने बनाया क्या, नॉन मेटल ने बनाया एनायन। तो देखो एक तरफ क्या आया पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ क्या आया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, और हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में बॉन्ड जो है, बॉन्ड इज फॉर्म। हम क्या कहेंगे कि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया है, फॉर्म हो गया, बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बन गया। इस तरीके से बनता है ये बॉन्ड। देखो यहां पर इमेज में दिखा भी रहा, सोडियम जो था पहले सोडियम था, प्लस बाद में आया है जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो देखो सोडियम, इमेज को ध्यान देना, सोडियम पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन एक गेन कर ले रहा है, और फिर देखो यहां पर बॉन्ड बन जा रहा है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में। यही तो देखो डिफिनेशन दिया था हमने, क्या डिफिनेशन दिया था, ये अट्रैक्शन फोर्स होता है बिटवीन मेटालिक कैटायन, जो मेटल क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटालिक कैटायन जो था और जो नॉन मेटालिक एनायन था, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। स्टेप सिखा चुका हूं, आप चाहे स्टेप यहां पर फिर से एक बार दोबारा देख लो। जैसे ये क्या कह रहा है, ये सोडियम है, सोडियम कह रहा है कि आई हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यू कैन हैव इट। दूसरा बेचारा उदास था, परेशान था, तो वो चाह रहा था कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हम स्टेबल हो जाएं, और इसके पास एक ज्यादा था। तो ये क्या कह रहा है कि हाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम्हें चाहिए, तो ये कह रहा है कि हाँ हमें एक चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया इसको तो पॉजिटिव हो गया, इसने गेन किया तो नेगेटिव हो गया, बॉन्ड बन गया। यहां पर देखो, ये देखो सोडियम थोड़ा रोमांटिक मूड में बॉन्ड बना रहा है। रोमांटिक मूड में बॉन्ड कैसे बना रहा है, कह रहा विल यू एक्सेप्ट माई इलेक्ट्रॉन फॉर एवर टू मेक द आयनिक बॉन्ड विद मी। तुम मत करने लगना, नहीं मार डंडे डंडा तोड़ दिए जाओ। सुनिए प्यारा बेटा, हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड में कई सारी छोटी छोटी बातें पढ़ लिया था, उन्हीं में से कुछ जो एग्जाम्पल थे वो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर रहा था। मैं उन्हीं एग्जाम्पल से फिर से शुरुआत करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब आप आयनिक कंपाउंड के किसी भी एग्जाम्पल को देखते थे, जैसे कि मैं बात करूं माना NaCl, अब कोई तुमसे पूछे कि NaCl जो होता है उसका जो फॉर्मूला है, उसके कंस्टिट्यूएंट कौन है, मतलब NaCl किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे कि वो Na+ और Cl- से मिलके बना है। अच्छा ये बनता कैसे है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म कैसे होता है, चलिए उसी को एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। ये बेसिकली 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जो मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा कि जो सोडियम मेटल है, मेटल की टेंडेंसी ही होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, सोडियम मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। सोडियम मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, सोडियम मेटल जो होंगे वो क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, एंड वो क्या बनाएंगे, और वो मेरा प्यारा बच्चा फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, कैटायंस जो होगा वो फॉर्म करेंगे। चलिए ध्यान सुनिए, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाएंगे, ये पहला पार्ट होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने एग्जांपल माना दिया सोडियम। अब सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 2,8,1। तो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा ही चाहेगा। क्यों चाहता है अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्या कोई बता सकता है कि सोडियम अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करना चाहता है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिससे वो स्टेबल हो जाएगा। कोई बता सकता है इस रूल को कहते क्या थे कि आउटर मोस्ट में 8 हो? बिल्कुल सही, इसको बोलते थे ऑक्टेट का रूल। तो पहले स्टेप में सोडियम मेटल, मेटल जो कि होते क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बना देते हैं। स्टेप नंबर 2 पे जो नॉन मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नॉन मेटल जो कि जनरली होते क्या है, नॉन मेटल जो कि जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, गेन दैट इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड फॉर्म एनायन,
और वो क्या बनाते हैं मेरा प्यारा बच्चा, एनायन को फॉर्म करते हैं। जैसे क्लोरीन देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो भाई ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ही चाहता है। क्यों गेन करना चाहता है, क्योंकि गेन करने पर उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा हो जाएगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिलहाल गेन या लूज, कोई पूछे कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन क्यों करता है, तो आपका आंसर यही है कि कोई इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए करता है, जिससे उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब तुमने देखा कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाया, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाया, और इस कैटायन को हम क्या नाम देते हैं, मेटालिक कैटायन बोलते हैं। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाया, एनायन बनाया, और उस एनायन को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक एनायन बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक एनायन। और हुआ क्या, इसी कैटायन और इसी एनायन के बीच में देखो क्या होने लगा मेरा प्यारा बच्चा, एक बॉन्ड जो है वो बनने लगा। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड जो है वो क्रिएट होने लगा कैटायन और एनायन के बीच में। मेटालिक कैटायन और एनायन के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसी बॉन्ड को हम एक नाम देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो देखिए आपसे ऐसे एग्जाम्पल मतलब इस तरीके से पूछ भी सकता है, आपसे कह सकता है कि NaCl एग्जाम्पल लेते हुए आप बताइए कैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन Na+ एंड Cl-। आप NaCl की जो बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है, इसको एक्सप्लेन करिए। आप उसको एग्जाम्पल या स्टेप में आप इसको ब्रेक करके ऐसे ही एक्सप्लेन करोगे। उम्मीद करता हूं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, पिछली क्लास में भी मैंने समझाया था। इसी से मिलता जुलता अगले पेज पे आइए। बड़ा गुड इवनिंग क्लास के बीच में मत बोलिया करे सन, पहली बार लेट मत आया करो, ठीक। लेट आने के बाद तुम फिर गुड इवनिंग बोल रहे हो, तो मतलब क्या तुम्हारे गुड इवनिंग लेके हम अचार डालेंगे क्या, आज तेल लगा के विनेगर डाल देंगे उसमें, हम बचा के रखेंगे वो, ठीक है। विनेगर में खराब नहीं होता ना। 5 मिनट जब 4-5 पे आया करो तभी आपका गुड इवनिंग सब ये सब एक्सेप्टेबल है। उसके बाद तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहे हो, ठीक है। सो बी ऑन टाइम। नेक्स्ट ध्यान दो। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है मेरा प्यारा बच्चा वो है MgCl2। अच्छा ये टाइमिंग देख लेता हूँ, 4:52, इसको कट कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, काटना पड़ेगा ना जब वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मेरा प्यारा बच्चा MgCl2। अब चलिए हम इस आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं मेरा प्यारा बच्चा। अब जब मैं इस आयनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो इस आयनिक कंपाउंड में Mg2+, मैग्नीशियम जो आयन होता है Mg2+, वो क्लोराइड आयन के साथ क्या बना रहा होता है, बॉन्ड बना रहा होता है। अब ये बॉन्ड भी कैसे बना, सेम वही स्टेप में आप एक्सप्लेन करोगे। कोई पूछे कि कैसे बना, तो स्टेप नंबर 1, मैग्नीशियम सबसे पहले क्या करेगा, आप चाहे तो लैंग्वेज लिख भी सकते हो कि मैग्नीशियम मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके दिखा दो जिससे थोड़ा लगता है कि हाँ तुम्हें पता है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण 2 पॉजिटिव आ जाएगा। और क्यों इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 आ जाएगा, तो मेटल ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लूज किया। स्टेप नंबर 2, जो कैटायन वो नॉन मेटल होते हैं, जैसे नॉन मेटल क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कन्फिग्रेशन करोगे 2,8,7, वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और गेन करके क्या बना लेगा, Cl-, तो 2,8,8। अब यहाँ पे क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मैग्नीशियम ने 2 लूज किए थे, इसीलिए यहाँ पर 2 क्लोरीन को आना पड़ता है। फिर वो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 क्लोराइड आयन बनाएंगे, एनायन बनाएंगे। तो देखिए प्यारा बेटा यहाँ हुआ क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है मेटालिक कैटायन, और जो नॉन मेटल होता है वो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता क्या है, नॉन मेटालिक एनायन बनाता है। तो मेटालिक कैटायन बन गया और नॉन मेटालिक एनायन बन गया। अब ये जो मेटालिक कैटायन है, यहां देखो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटालिक कैटायन बनाया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बना दिया। अब इनके बीच में बॉन्ड बनने लग जाएगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे मेरा प्यारा बच्चा, MgCl2 नाम दे देंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड। हर्ष सिंह कोई पढ़ता है क्या आप लोगों की क्लास में, किसी को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। अब यहां पर मेरा प्यारा बच्चा जो बन गया है वो क्या बन गया है, MgCl2 बन गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जब इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज सीखेंगे। किसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं
कि भाई प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। हम यहाँ पर आयनिक कंपाउंड की एक एक करके प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयनिक कंपाउंड कहते किन्हें हैं? आयनिक कंपाउंड हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। देखो इससे पहले NaCl जो था उसके अंदर कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड था। MgCl2 था, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड था? आयनिक बॉन्ड था। तो जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, जिन कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर कई सारी प्रॉपर्टी होती है, उन्हीं प्रॉपर्टी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते हैं किससे? आयन से बनते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब जैसे NaCl की बात कर लो तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो किससे मिलकर बना है? आयन से, Na+Cl- से। MgCl2 की बात कर लेते हैं। MgCl2 जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो देखो ये किससे मिलके बनेगा? ये बनेगा Mg2+ से, और किससे मिलके बनेगा? Cl- से मिलके बनेगा। और कोई भी एग्जांपल देख लो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, तो ये किससे मिलके बनेगा? Al3+ और +3Cl-, 3Cl- से मिलके बनेगा। तो ये देखिए मेरा प्यारा बच्चा, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो है कुछ इस तरीके से बनते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड के अंदर जनरली जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलके वो जनरली बनता है, वो कौन होते हैं? आयंस। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई होगी कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? आयनिक कंपाउंड आर मेड अप बाय आयंस। आयनिक कंपाउंड आयंस की मदद से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन से मिलके बनते हैं। बात नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर सॉलिड एंड रिलेटिवली हार्ड। वो सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं आयनिक कंपाउंड। तुम बहुत सारे सॉल्ट देखते होगे, बहुत सारे क्रिस्टल देखते होगे, इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर इमेज में कई सारे क्रिस्टल लगा रखे हैं। ये क्रिस्टल जनरली आयनिक फॉर्म में होते हैं। तो तुम ज्यादातर देखोगे कि जो ये आयनिक कंपाउंड होंगे जो कि ज्यादातर रॉक और मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। आयनिक कंपाउंड आपको ज्यादातर रॉक और मिनरल्स की फॉर्म में पाए जाएंगे, जिससे इसकी दूसरी प्रॉपर्टी निकल के आती है कि जनरली ये रिलेटिवली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो आप इस दो प्रॉपर्टी को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। पहली प्रॉपर्टी कि ये आयन से मिलकर बनते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी कि ये हार्ड होते हैं और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक बात सभी लोग जितने बच्चे यहां पर हो ध्यान से समझ लो। वो बात मैं ये सिखा रहा हूं कि ये जो आयनिक बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स। बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स। मैं तुमको एक बात सिखाऊं कि आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड, ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। ये एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। और भी तरीके के तुम बॉन्ड पढ़ोगे, लेकिन जितने भी बॉन्ड पढ़ोगे हर बॉन्ड में से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बाकी अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और कभी भी पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, तो हमेशा उसके कारण मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता ही होता है। जिनके समझ में नहीं आ रहा मैं उनको एक बात समझाऊं। इस चीज को ऐसे समझ सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट कहते किसे हैं? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो ऐसे समझो, सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा पास पास होते हैं, है ना बेटा? सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो काफी क्लोज होते हैं। ये होते हैं सॉलिड की कहानी। इन द सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली बाउंडेड। और लिक्विड का मतलब क्या है कि पार्टिकल जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं और लिक्विड में दूर दूर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ऐसा टेम्परेचर, ये तो पढ़ा होगा ना तुमने 9th में, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब तुम हमें एक बात समझाओ, अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल के बीच में, इन बिटवीन द पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, अगर मैं ये कहूं कि इन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, तो हमें तुम ये बताओ इनको सेपरेट करना, दूर करना कठिन होगा कि आसान? बताइए आप लोग। कठिन होगा। ज्यादा हिट देनी पड़ेगी, कम हिट देनी पड़ेगी? ज्यादा हिट देनी पड़ेगी। मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब सीधा सा रूल है, पार्टिकल के बीच में अगर फोर्स स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रांग फोर्स। इसी वजह से जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो NaCl ले लो या कोई भी ले लो, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? हाई।
इसका रीजन जब लिखने के लिए आया करे ना, तो रीजन आप लिख ले जाइएगा, इसीलिए इतना समझाया हूं। आप एक लाइन तो कम से कम लिख ही देना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग, इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। कोई पूछे कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो लिख दोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, सीधा स्वरूप। अगला है मेरे सामने ब्रिटिल। कोई बता सकता है कि ब्रिटिल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? क्या आ जाएगा? हाँ फिर से बोलो। क्या आ जाएगा? आसानी से टूट। आसानी से टूट जाए। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी का उल्टा होता है? मैलेबल। बिल्कुल, ये मैलेबल की प्रॉपर्टी का उल्टा होता है। मैलेबिलिटी का मतलब जब तुम चोट पहुंचाते हो, सुनो मैलेबिलिटी में क्या होता था, तुम चोट पहुंचाओ तो सीट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये चोट पहुंचा रहा है तो ये सीट में नहीं कन्वर्ट होगा कि थिन सीट में कन्वर्ट हो जाना ना, ये देखो छोटे छोटे पीसेस में बिखर जाएगा, इट विल बी ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि व्हेन वी अप्लाई, जब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई या हिट करते हैं बाई हैमर, जैसे हम हैमरिंग करते हैं या फिर हैमर से जब हिट करते हैं, देन जो सब्सटेंस होता है, फिर जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इनटू स्मॉल पीसेस, वो स्मॉल पीसेस में बिखर जाएगा, टूट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं किस नाम से मेरे प्यारा बच्चा? ब्रिटल प्रॉपर्टी के नाम से। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं मेरा प्यारा बच्चा वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। इस प्रॉपर्टी को भी अच्छे से दिमाग में जरूर बैठा लो। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपके सामने हो रही हैं। पहली प्रॉपर्टी आयन से मिलकर बनते हैं, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, किसी को याद है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था? वो आयन से मिलकर बनते हैं। देन दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ, वो हार्ड होते थे और सॉलिड होते थे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, मतलब चोट पहुंचाने में पीसेस में बिखर जाएंगे। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मतलब ये जो वाटर वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर का मतलब जिनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए, पोलैरिटी आ जाए। हम ये शायद जिक्र कर चुके हैं, नहीं भी जिक्र किए हैं तो आगे चल के समझ में आएगा आपको, अभी मत समझो, अभी इतना खाली याद रखो कि पोलर होते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो तब पोलैरिटी आती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म आप पढ़ोगे कहाँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टर्म आप पढ़ोगे मेरा प्यारा बच्चा क्लास नेक्स्ट चैप्टरों में। तो इसीलिए मैं अभी ये डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं कि व्हाट इज मीन बाय पोलैरिटी। एक्चुअली में होता क्या है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इनको खींचेगा अपनी तरफ, तो इस पे चार्ज आने लगेगा निगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोवेलेंट बॉन्डिंग तब आपको ये पोर्शन समझ में आएगा। तब तक बस समझ लो कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर डिजोल्व किया जा सके, और जैसे ही हम आयनिक कंपाउंड को उसके अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ हम नमक को डिजोल्व कर रहे हैं, नमक पानी में बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। NaCl इज डिजोल्व इन वाटर वेरी इजिली, बहुत आराम से डिजोल्व हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है वो किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड होता है वो किस नेचर का होता है? पोलर नेचर का होता है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है थोड़ा समझो। जैसे मैंने कहा कि यहां पर वाटर हमने बना दिया, वाटर चलो बना दिया भाई हमने, ये वाटर के मॉलिक्यूल है। अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, तो मे भी हो सकता है कि आपके दिमाग में वो उतना अच्छे से समझ में ना आए। तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कारण ये है क्योंकि जो पोलैरिटी और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब अभी के नहीं है, ये बाद वाले हैं, इसलिए बाद में आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। देखो यहां पर मैंने वाटर बनाए, बहुत सारे कुछ वाटर मॉलिक्यूल बनाए। वाटर मॉलिक्यूल में बस इतना या समझ के रखो कि ऑक्सीजन पे हल्का सा निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
मैं ऊपर बता भी चुका हूं कि क्यों इसका रीजन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है उसको अभी समझने की कोशिश मत करो, जब मैं वो चैप्टर आएगा तब जरूर समझाऊंगा, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में। तो तुमने देखा क्या कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उस पर हल्का सा निगेटिव और जो हाइड्रोजन होते हैं उसमें प्लस आ जाता है। अब माना तुमने इसके अंदर क्या डिजोल्व किया, तुमने NaCl डिजोल्व किया, Na प्लस और Cl माइनस, इसको डिजोल्व किया। डिजोल्व करने का मतलब होता है प्यारा बेटा कि ये पार्टिकल जो आयनिक कंपाउंड है ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाए और ब्रेक होके उसके जो गैप है सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसके बीच में चला जाए ऐसे। तो होता यही है, यहां पर जो निगेटिव वाला हिस्सा है ऑक्सीजन वाला हिस्सा ये इस पॉजिटिव चार्ज को खींचने लगता है, ये इसको खींचने लगेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव वाले हिस्से को खींचने लगेगा। इसके कारण आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। आप बोलोगे क्या कि आयनिक कंपाउंड पोलर इन नेचर होते हैं, ड्यू टू विच इट ब्रेक। ये क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक इनटू आयंस, ये आयंस में ब्रेक हो जाता है एंड डिजॉल्व इनटू द वाटर। और वो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है किसके अंदर प्यारा बेटा, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, सीधा सच। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वो बड़ी आसानी से आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि आयनिक कंपाउंड इजिली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगली प्रॉपर्टी देखो, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, समझाता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में ये समझ के चलो कि आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in यहाँ सॉल्युबल की बात ही नहीं है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। हाँ, क्या समझा रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड्स आर कंडक्टर ऑफ, ये कंडक्टर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ओनली इन aqueous medium, only in aqueous medium and molten state। अब इस बात का मतलब समझाऊंगा। यहां पर क्या होगा, इन सॉलिड स्टेट, यहां पर क्या होगा, इन सॉलिड स्टेट इट इज इंसुलेटर, इन सॉलिड स्टेट इट इज इंसुलेटर। सॉलिड स्टेट में वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, इंसुलेटर होता है। ठीक है, चलो इस बात का मतलब समझो। इस बात का मतलब थोड़ा सा समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए सभी लोग, जितने भी लोग हो, अब हमने कहा क्या मेरा प्यारा बेटा, हमने आपसे ये कहा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तुम अभी ये एक्सपेरिमेंट देखोगे, हो सकता है पता नहीं कभी एक्सपेरिमेंट किया हो या ना किया हो। अगर मैं ये बोलूं कि माना 2 बीकर ले लूं, अगर मैं ये बोलूं 2 बीकर ले लूं, एक में मैं क्या भर दूं, एक में मैं भर दूं डिस्टिल्ड वाटर, एक में मैं भर दूं डिस्टिल्ड वाटर मतलब नॉर्मल वाटर जिसके अंदर आयंस ना हो, और एक में मैं भर दूं क्या, ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl विद वाटर, पानी के साथ में NaCl भर दूं। और मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहूं, एक वायर लगा दूं और वायर के थ्रू मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहूं, तो तुम देखोगे इससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी, इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट होती है तो केवल किसके कारण, ड्यू टू ओनली आयंस के कारण और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। और फ्री इलेक्ट्रॉन तुम्हें कहां मिलते हैं, मेटल के अंदर, तो ये तो हटा ही दो। और आयंस के कारण कंडक्टिविटी होती है, लेकिन आयंस नहीं, कौन से आयन, फ्री आयन। फ्री आयन का क्या मतलब है, आयन होने चाहिए फ्री मूवमेंट करने के लिए। देखो जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, देखो यहां देखो, जब वो सॉलिड स्टेट में था तो इसका ये मतलब नहीं कि कंपाउंड के अंदर आयन नहीं है, आयन है। देखो आयंस है यहाँ पे, आयंस आर देयर इनटू द आयनिक कंपाउंड व्हेन इट इज इन द सॉलिड स्टेट आल्सो, बट दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव।
ये आयंस फ्री नहीं है मूवमेंट करने के लिए। क्यों नहीं फ्री है? क्योंकि देखो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, दे आर बॉन्डेड विद ईच अदर बाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। सो नो फ्री आयंस, मतलब आयंस जो है वो फ्री नहीं है, नो फ्री आयंस फॉर मूवमेंट, मूवमेंट करने के लिए वो आयंस जो है वो मेरा प्यारा बच्चा फ्री नहीं है, ये याद रखिएगा। अब यहां पर तुम थोड़ा ध्यान से देखो, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। कोई पूछे कि भाई सॉलिड स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, तो क्या बोलोगे? इन सॉलिड स्टेट आयंस आर नॉट फ्री, आयंस आर नॉट फ्री फॉर मूवमेंट, वो फ्री नहीं होते हैं किसके लिए? मूवमेंट करने के लिए। और आयंस के मूवमेंट को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड को एक्वस मीडियम में या मॉल्टन स्टेट में लाया जाता है, मॉल्टन का मतलब लिक्विड फॉर्म में, या एक्वस मीडियम में लाया जाता है, तो आयंस जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होता है, फिर ऐसी कंडीशन में आयनिक कंपाउंड जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है? इनटू आयंस। और जब वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा तो वो कंडक्टिविटी शो करना क्या कर देगा मेरा प्यारा बच्चा? स्टार्ट कर देगा। इट विल स्टार्ट टू शो कंडक्टिविटी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे, जैसे ही आयनिक कंपाउंड को पानी में डालोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। किसमें ब्रेक कर जाएगा? आयंस में। आयंस अब देखो फ्री हो गए, किस लिए फ्री हो गए? मूवमेंट करने के लिए। पहले जुड़े हुए थे, लेकिन पानी में आने पे वो आयंस ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाता है कंपाउंड, और आयंस की अवेलेबिलिटी के कारण ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं कतई। उम्मीद करता हूं ये चीज तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, बोलो। इमेज दिखाइए सर, उसमें वापस आ रहा है कि सर उसमें डाल है सर वो? बेटा वो एक इमेज ही है, वो केवल डाल रहे हैं, वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। वो वापस नहीं आ रहा, जादू नहीं है, ठीक है। वो केवल एक इमेज डाली गई है जिससे पता चला कि वो उसमें वापस जा रहा है, ठीक है। अब यहां तक कि प्यारा बेटा चीजें समझ लेने के बाद नाउ कमाना कुछ क्वेश्चंस, हम इनके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। अब तुम लोगों की बारी आ गई है, देखिए कितना तुम लोग समझे हो, आयनिक कंपाउंड को समझने की बारी है। पहला आंसर दो, देखो कौन आंसर दे पाता है। आयनिक कंपाउंड, हाँ वेरी गुड, सही है सही है। अब मैं जैसे पूछूंगा वो मुझे आंसर देगा, सभी लोग नहीं। आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन, कामाक्षी आंसर दो। सर सी। हाँ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनिगेटिव, यही होता ही था, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव लूज करते थे, इलेक्ट्रोनिगेटिव गेन करते थे, ठीक है। अर्जुन जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए तुरंत भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब बाय अर्जुन, बताओ क्या नाम है इसका? कुछ थर्ड वाले का आंसर बताओ। सर थर्ड वाले का आंसर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड केटायन इज फॉर्म लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, बी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 मुझे आंसर इस बार देंगे कौन? सचिन आंसर दो, तिवारी जी। सर डी। फोर्थ का क्या आ जाएगा? डी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाँ यही होता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, हमने सिखाया था। नेक्स्ट हमें समझाएंगे यशवर्धन, यशवर्धन 5वें का आंसर। सर फ्यूज का क्या मतलब होता है? फ्यूज का मतलब मॉल्टन स्टेट, तो बी आ जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन स्टेट में, हाँ लिक्विड या मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट मुझे बताएंगे शुभ, क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज सॉलिड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगर आप आंसर दे पा रहे हो उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आयनिक कंपाउंड की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ आगे। अब यहीं पे जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तो देखो कुछ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जैसे ऑक्टेट रूल, व्हाट इज द ऑक्टेट रूल? पलक बताओ ऑक्टेट रूल क्या होता है? Having 8 electrons in the outer loop shares to gain stability is known as octet rule. बस इतना, आपको प्रॉपर बोलना चाहिए। एन एटम और एलिमेंट विल बी स्टेबल व्हेन इट विल हैव द 8 इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स वैलेंस शेल। 8 इलेक्ट्रॉन होने को ऑक्टेट रूल नहीं कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में होंगे तो एटम और एलिमेंट को हम स्टेबल मानेंगे, इस स्टेटमेंट को प्रॉपर बोलोगे, ठीक। नेक्स्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोई बता सकता है इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी? वैलेंसी से रिलेटेड है। वैलेंसी का मतलब होता है कि बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। तो कोई समझा सकता है इलेक्ट्रोवैलेंसी? एनीवन?
थोड़ा थोड़ा सही है। आप यहां पर ये बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन बाय एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और नॉन मेटल कितने गेन कर रहा है, वो उस मेटल या नॉन मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। अच्छा ये बताओ, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर के होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। ब्रिटल नेचर का मतलब होता है कि वो ब्रेक कर जाते हैं। किसमें वो ब्रेक कर जाते हैं? जब उनके ऊपर चोट पहुंचाते हैं। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सिखा रहा हूं कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, समझो। एक्चुअली ये ब्रेक कर क्यों जाता है? जैसे माना Na+ है, यहां तुमने Cl- बनाया, फिर तुमने Na+ बनाया, फिर Cl- बनाया, Na+ बनाया, Cl- बनाया। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये ब्रेक कर क्यों कर जाता है। Na+ Cl- ऐसे बना दिया मैंने, Cl- Na+। अब प्यारा बेटा देखो होगा क्या, Na+ Cl- यहां पर आ गया Na+ Cl- Na+ Cl-। अब हमने कहा क्या कि जैसे मेरा प्यारा बेटा तुमने इस क्रिस्टल के ऊपर चोट पहुंचाई, सुनिएगा, तुमने देखा कि तुमने जैसे ही इस क्रिस्टल के ऊपर चोट पहुंचाई, तुमने इसके ऊपर हिट किया, तो हिट करने पे जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर, वो क्या करता है मेरा प्यारा बच्चा? स्लाइड करता है। अब कोई तुमसे पूछेगा नहीं इसका रीजन मैं, लेकिन मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्यों ब्रेक कर जाता होगा, क्यों मेलेबल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। तो जब अपर लेयर स्लाइड करेगा तो होगा क्या, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब इसको स्लाइड कर रहा हूं, अभी देख लो अच्छे से कैसे है। अभी Cl के ऊपर Na है, तो जब वो स्लाइड करेगा थोड़ा सा आगे स्लाइड कर जाएगा। चलिए इसको मैंने थोड़ा सा आगे स्लाइड कर दे रहा हूं, ठीक। अब मैं इसको जब थोड़ा सा आगे स्लाइड किया तो होगा क्या कि यहां पे आ जाएगा Na+, यहां जाएगा Cl-, यहां जाएगा Na+, यहां जाएगा Cl-, यहां जाएगा Na+, यहां जाएगा Cl-। तो इससे क्या होता है कि सेम आयन, सेम टाइप के आयन एक दूसरे के सामने आने लगते हैं। और जब सेम टाइप के आयन एक दूसरे के सामने आने लगेंगे तो सेम चार्ज रिपल करता है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सेम चार्ज रिपल करता है। तो उस रिपल्सन से, हाँ उस रिपल्सन से पार्टिकल दूर भागते हैं। और जब पार्टिकल दूर भागते हैं तो वो चोट पहुंचाने पे एक तरीके से मान सकते हो कि वो ब्रेक कर जाता है। जब तुम इसकी थ्योरी कभी पढ़ते हो नेट पे सर्च करके या थोड़ा सा डीपली जाके पढ़ते हो कि चोट पहुंचाने पे भाई ये क्यों मतलब ब्रेक कर गया, ये भी सीड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। बॉन्ड तो इसका स्ट्रांग ही है, बॉन्ड कोई कमजोर तो है नहीं, और सर ने बताया भी है इसका बॉन्ड तो बाकी के बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बाकी के कंपैरिजन में भी इतना स्ट्रांग है तो फिर क्यों टूट गया? फिर तो उसको जुड़ा रहना चाहिए ना, नहीं तो फिर ये कहते कि ये बॉन्ड कमजोर होता है। तो वो इसलिए क्योंकि जब तुम उस पर चोट पहुंचाते हो तो अपर लेयर थोड़ी सी स्लाइड करेगी। अपर लेयर क्या, लेयर स्लाइड करने लगती है थोड़ा बहुत, और जिससे सेम आयन जब पास में आने लगते हैं तो उससे उनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होता है और वो दूर दूर भागने लगते हैं, जिससे ब्रेकिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। अब ये रीजन बस अपने दिमाग में बना के रखो, वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। यहां कह रहा है एक्सप्लेन द ब्रिटल नेचर, तो खाली इतना लिखना है कि हाँ आयनिक कंपाउंड ब्रिटल नेचर के होते हैं, उनको जब हम हिट करते हैं तो वो पीसेस में बिखर जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं। वाई आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बताओ कोई लोग, आयनिक कंपाउंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखते हैं, बताओ। ड्यू टू, हाँ ड्यू टू, हाँ ड्यू टू, बिल्कुल सही, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्डिंग। चलिए नेक्स्ट, वाई आयनिक कंपाउंड सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज और सॉल्युबल स्टेट। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों शो करते हैं फ्यूज या सॉल्युबल स्टेट में? Because ions are free to move in that. हाँ, इन द, आप ऐसे बोलोगे इन अ फ्यूज स्टेट और इन अ सॉल्युबल स्टेट फ्री आयंस आर अवेलेबल, क्योंकि वहां पे आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है इनटू आयंस, मतलब कैटायन एनायन में, और फ्री आयंस जब अवेलेबल होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा। तो इतने क्वेश्चन करने से उम्मीद कर सकता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक को सीखेंगे।